बिल्लो बग्गे बिल्लिया वाला सॉन्ग आपने सुना ही होगा। तो जब भी हम रेन की आवाज सुनते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि पट पट पैटर साउंड आ रही है, लगता है ना। उसी साउंड को हमने वर्ड्स में प्रेजेंट कर दिया, कहीं पर निगाहें कहीं पे इशारे, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव एंग्री है ना वो ट्रांसफर हुआ है, जो एपिथेट है एंग्री वो ट्रांसफर हुआ है, किसी और की क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो क्लास 9th, आज हम लोग आपकी बी हाइव बुक की एक बहुत प्यारी सी पोइट्री कवर करने वाले हैं, विच इज रेन ऑन द रूफ। एंड आई होप कि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स या पोइट्रीज चैनल पर अपलोडेड हैं आप लोगों ने वो सभी देख लिए हैं, बिकॉज हमने उनमें भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इनकेस किसी ने नहीं देखा है तो भाई वो भी जाके देख लेना, बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और आज की पोइट्री के साथ हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, हम लोग करेंगे सेंट्रल आइडिया, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करने वाले हो और मैं उसको डेफिनेटली चेक करूंगी। सो फटाफट से हम लोग इस पोइट्री को शुरू करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देने से पहले ये टाइटल सुनकर, आई एम श्योर रेन ऑन द रूफ सुनकर कुछ ना कुछ गाना आपके दिमाग में डेफिनेटली आया होगा, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, या कोई भी आपका रीजनल सॉन्ग हो। कौन सा आया ये तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। और साथ ही साथ अगर हम रेन की बात करें तो भाई रेनी सीजन या रेन एक एलिमेंट ऐसा है नेचर का जो मुझे लगता है मुश्किल से ही किसी को पसंद नहीं होगा, या अगर नहीं भी है, ये सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन रेन की साउंड जो होती है ना वो अपने साथ एक हीलिंग पावर लेकर आती है, या कह लो कि रेन या नेचर का कोई भी एलिमेंट एक तरह से हीलिंग पावर ही है, जो हमें कहीं ना कहीं ढेर सारी मेमोरीज की तरफ लेके चला जाता है। हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, बहुत चीज़ें याद करने लग जाते हैं। हमारी बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज हो सकती है, सैड मेमोरीज भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं रेन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारी पास्ट की मेमोरीज के साथ, और बहुत सारे इमोशंस भी हमारे कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो मैं अरिजीत सिंह के गानों की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ इस पोएम में। हम लोग पोएट के थ्रू जानेंगे कि भाई क्या उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो फटाफट से कमेंट्स में पहले मुझे पोएट का नाम बता दीजिए कि कौन है, जल्दी से, बिकॉज वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखो क्या है। द पोएम रेन ऑन द रूफ बाय कोटस्किनी tells us about the poet's happy feelings when he listens to the sound of rain। जैसा कि मैंने आपको छोटा सा आइडिया तो दे ही दिया था कि ये जो पोएम है ना रेन ऑन द रूफ, कोटस्किनी ने लिखी है ये पोएम, ये हमें क्या बताती है, उनके हैप्पी फीलिंग्स के बारे में, जो उनके अंदर कैसे इमर्ज होती है जब वो साउंड सुनते हैं रेन की। घर की छत पर जो पिटर पैटर साउंड आती है, और कौन सी साउंड से आप रेन के साउंड को एक्सप्लेन कर सकते हो, ज़रा मुझे बताओ। और कौन से वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पिटर पैटर बोल दिया तो और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। इस पोइट्री में आप पढ़ोगे उस तरह के वर्ड्स, साउंड वर्ड्स, लेकिन और भी बहुत सारे, बचपन से हम लोग रेन से रिलेटेड न जाने कितनी पोएम्स पढ़ते आए हैं, राइट। सो वो जो रेन छत पर गिर रही है ना, तो उसकी साउंड पोएट को कुछ मेमोरीज याद दिला रही है। He enjoys being in a cozy cottage on a rainy night। तो ये सेटिंग है इस पोएम की, बड़े मज़े से एकदम चिल करते हुए वो एक रेनी नाइट में अपने कॉटेज में बहुत आराम से कोजी सा होकर अपने बेड पर रेस्ट कर रहे हैं। He was lying on his bed and the rain sound makes him think of sweet memories। और बारिश की जो ये साउंड है ना, उनको बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज उनके दिमाग में ले आती है, स्पेशली अबाउट हिज मदर। तुमको क्या लगा था कि किसकी मेमोरीज आ रही होंगी पोएट के दिमाग में? मदर की मेमोरीज की बात हो रही है यहाँ पर। सो उनको अपनी मदर की याद आती है। तुमको याद आती है क्या मदर की, बारिश जब हो रही हो? जल्दी से सच सच बताना बिल्कुल। सो इट्स लाइक अ मैजिक स्पेल। तो ये जो रेनी एटमॉस्फेयर है, ये मैजिक स्पेल का जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई जादू कर दिया हो, that takes him back to his childhood। अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, ऐसा तो कोई टाइम मशीन है नहीं कि आप अपने बचपन पे पहुंच जाओ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रेनी सीजन है, सीजन भी नहीं कहूँगी, हो सकता है सडन रेन हो रहा है, आउट ऑफ सीजन है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेनी सीजन में ही बारिश हो। तो ऐसा स्पेसिफिक कहीं पर भी नहीं है कि रेनी सीजन की बात हो रही है इस पोएम में, बट सडन जो ये बारिश है ना, ये लेकर चली जाती है पोएट को उनके चाइल्डहुड में।
याद करते हैं वो दिन प्रॉब्लली। जैसे अगर मैं बारिश की बात करूं तो मुझे स्कूल से भीगकर घर आना और वो जो हम पेपर बोर्ड्स बना के खेला करते थे, तो ये सारी मेमोरीज हैं। पोएट की मेमोरीज की बात हम इस पोएम में करेंगे। सो ही फाइंड्स पीस एंड कंफर्ट इन द रेन्स जेंटल नॉइज। कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं बारिश से, लेकिन पोएट जैसे लोग हैं जो रेन की उस नॉइज में भी पीस एंड कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, जो हाईलाइट कर रहा है नेचर की पावर को, क्योंकि उसका एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, एज इन एक हीलिंग पावर है, राइट। सो रेन इज प्रेजेंटेड एज अ हीलर, है ना, या रेन कह लो या नेचर के आप कोई भी एलिमेंट देख लो, तो वो एक तरह से हील ही कर रहा होता है हमको, है ना, मेंटल पीस हमें मिलता है। सो द पोएट फाइंड्स पीस एंड कंफर्ट इन द रेन्स जेंटल नॉइज एंड इट हेल्प्स हिम फॉरगेट हिज वरीज। उनकी सारी एंग्जाइटीज, इनसिक्योरिटीज, उनके टेंशन, उनके स्ट्रेस, उनकी वरीज सब खत्म हो जाता है जब वो रेन की आवाज सुनते हैं। अब हम लोग क्विकली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे इस प्यारी सी पोएम का। कैसे ये स्टार्ट होती है देखो, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो एक तरह से ना सेटिंग डिस्क्राइब हुई है इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम में। क्या है वो सेटिंग देखो कि यहाँ पर पोएट पहले तो ये बता रहे हैं कि वो खुद कहाँ पर है, तो वो एक कॉटेज में है, ठीक है। कॉटेज क्या होता है, देखो कॉटेज में आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके की पूरा आप समझ लो कि घर, इसको ही कॉटेज बोला जाता है। बहुत ही सुंदर सा, जैसे कार्टून्स में हम लोग देखते थे ना, मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा इस तरह के घर आपको अर्बन लाइफ में तो देखने कम ही मिलेंगे। आई मीन हाई राइज बिल्डिंग्स ज़्यादा देखने मिलती है अर्बन एरियाज में। थोड़ा सा आप देखोगे कंट्री साइड वाला पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो इसको कॉटेज बोला जाता है। तो यहाँ अपने रूम में, चेम्बर वर्ड यूज हुआ है, वहाँ रूम में मज़े से एकदम आराम से ही इज़ लाइंग, है ना। तो पोएट ने अपनी सिचुएशन तो बता दी कि वो कहाँ है, और अभी एटमॉस्फेयर क्या है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर। यहाँ पे जो ये ह्यूमिड शैडोज बोला है ना, ये जो ह्यूमिड शैडोज बोला है, ये किसको बोला गया है, ये ह्यूमिड शैडोज किसको बोला गया है, ये जो ह्यूमिड शैडोज बोला गया है ना, ये बोला गया है क्लाउड्स को, राइट। अब ये जो क्लाउड्स हैं ये एक तरह से घूम रहे हैं, स्काई का पूरा सिचुएशन दिखाया है कि वो किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं। हावर वर्ड का मतलब होता है फ्लोट, राइट। आप देख रहे होगे पीछे इमेज में, आई मीन जो वीडियो चल रही है पीछे, तो कैसे क्लाउड्स जो है स्काई में ऐसा फ्लोट कर रहे हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। नाउ स्फेयर इज बेसिकली द स्काई, स्काई को रेफर किया है। स्टारी एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, एज इन कि उस स्काई में जहां स्टार्स भरे हुए थे, क्लाउड्स आते हैं और उसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और ये क्लाउड्स का आना ना पोएट ने बड़ा ही सैडनेस से कनेक्ट किया है, राइट। तो उन्होंने क्या, मेलंकली का मतलब यही होता है सैडनेस, राइट। ये जो डार्कनेस है उसको सैड बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाउड्स के आने से पोएट के माइंड में एक सैडनेस वाला इमोशन डेवलप हो जाता है, उनके हार्ट में सैडनेस वाला इमोशन डेवलप हो जाता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, और उन्होंने बारिश होने को कैसे दिखाया है कि एज इफ द क्लाउड इज क्राइंग, है ना। जेंटली वीप्स, वीप्स का मतलब होता है क्राई, वीप इज रोना, है ना। तो वीप्स के लिए आप जो सिनोनिम ढूंढोगे तो वो क्राइज हो जाएगा। तो जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो क्लाउड्स है ना वो रो रहे हैं, एंड रेन को उन्होंने टीयर्स से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and क्या मजे हैं, bliss is happiness basically, right। तो he is enjoying, वो कितना enjoyment में है कि अपने रूम में है मजे से, and he is resting basically, okay, and lie listening to the patter of the soft rain overhead। ये कितना कंफर्ट उन्हें दे रहा है कि वो आराम से रेन की साउंड को सुन रहे हैं जो उनके घर के, उनके कॉटेज के छत पर साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ओवरहेड बेसिकली रूफ को ही बोला हुआ है कि उनके रूफ पर, ऑब्वियसली बात है जब वो एक कॉटेज के चेम्बर में है, रूम में है, तो उनके ऊपर थोड़ी बारिश गिरेगी, उनके छत पे ही तो गिरेगी, तो वो साउंड वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, राइट। इसका हम लोग
क्विक एक एक्सप्लेनेशन लेंगे. सो द पोएट डिस्क्राइब्स द सेटिंग व्हेन द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद ह्यूमिडिटी, यानी कि क्लाउड्स की बात हो रही है, वो पूरा सेटिंग उन्होंने डिस्क्राइब किया है. और स्टार्स जो है ना उनको सडनली कौन कवर कर लेते हैं, क्लाउड्स कवर कर लेते हैं. एंड द डार्कनेस ऑफ द नाइट सीम्स टू बी मेलांकोलिक, और ये जो डार्कनेस है ना इसको उन्होंने बोला है कि ऐसा लग रहा है बड़ा सैड सैड सा पूरा एनवायरनमेंट हो गया है. एज इफ इट इज सॉफ्टली क्राइंग विद द जेंटल रेन, ऐसा लग रहा है पोएट को कि जैसे पूरा का पूरा जो स्काई है, ये जो डार्कनेस है वो क्राई कर रही है, एज एन वो रो रही है. राइट, द पोएट एक्सप्रेसेस द जॉय ऑफ लाइंग इन बेड इन अ कोजी कॉटेज रूम. और पोएट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनका हैप्पीनेस है ना, ब्लिस जो यूज हुआ है वो यही जॉय, वो हैप्पीनेस प्रेजेंट कर रहा है कि वो कितने आराम से अपने बेड पर, अपने चेम्बर में, बेड चेम्बर बेसिकली रूम को ही बोला जाता है, बहुत अच्छे से आराम से रेस्ट कर रहे हैं और वो रेन की साउंड को सुन रहे हैं ऑन द रूफ. इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. और इसको ना उन्होंने वाटर ब्लिस जो बोला है, बहुत ही हैप्पी एंड लकी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बोला है कि आई एम सो लकी कि मैं ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, एंड सो हैप्पी. इवोकिंग अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी वर्ड का मतलब होता है कामनेस, की उनको कितनी शांति मिल रही है रेन की पैटर साउंड सुनकर. तो ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा अगर परेशान भी हो, आप नेचर में जाओ, आपको एकदम ऐसा काम एंड पीस फील होता है. तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे पोएट के साथ हो रहा है इस मोमेंट में. नाउ एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो जब भी बारिश होती है तो अगर आप इस तरह के कॉटेज का जो मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाया था, तो यूजुअली उसकी छत कुछ इस तरह से होती है. और ये भी क्यों मैंने प्रेजेंट किया, बिकॉज द वर्ड शिंगल्स हैज बीन यूज्ड. नाउ शिंगल होता क्या है, शिंगल होता क्या है, आप देखो इस तरह के जो रेक्टेंगुलर रॉक्स या कह लो इस तरीके का आपने रूफ, आई एम नॉट श्योर कि किन किन एरियाज में स्पेसिफिकली, हाउएवर आप इसको हिली एरियाज में देखोगे, उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड, आप इस तरह के रूफ टॉप्स देखोगे, राइट, जहां पर कि ऐसा रेक्टेंगुलर टाइल्स का यूज होता है, इनको शिंगल्स बोला गया है. तो यहाँ पर पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, एज इन हर एक साउंड जो भी शिंगल पर पड़ रही है, हैज एन एको इन द हार्ट. हर एक ड्रिप, हर एक साउंड कुछ ना कुछ मुझे चीज़ें याद करवा रहा है ना. एको का मतलब वही रिपीटेड साउंड होता है जो कि मुझे बार बार एक एक ड्रिप, एक एक ड्रॉप रेन की मुझे चीज़ें याद करवा रही है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज. नाउ ड्रीमी फैंसीज किसे बोला है, बहुत सारे इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज को. जितनी बार वो उस रेन की ड्रॉप को सुन रहे हैं, उसकी साउंड से उनको ऐसा लग रहा है काउंटलेस ड्रीम्स एंड आइडियाज उनके मन में एक्टिव हो रहे हैं, है ना. आगे की लाइन देखो, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. इसका मतलब क्या है कि अभी तक वो कुछ नहीं सोच रहे थे, जैसे ही उन्होंने अपना फोकस बारिश की एक एक ड्रॉप पर किया, उसकी साउंड पर किया, सडनली बहुत सारी मेमोरीज, इमेजिनेशन, फैंटेसीज, दे बिकेम एक्टिव इन हिज माइंड. उनके दिमाग में ये सब कुछ चलने लग गया इमीडिएटली. एंड 1000 रिकलेक्शंस. रिकलेक्शंस बोला है मेमोरीज को, ठीक है, किसको बोला है, रिकलेक्शन बोला गया है मेमोरीज को. क्लियर, ओके. सो बहुत सारी मेमोरीज उनके दिमाग में आ रही है जैसे ही वो अपना सारा ध्यान पानी की वो ड्रॉप्स पे लगाते हैं, रेन की ड्रॉप्स पे लगाते हैं. Weave and 1000 recollections weave their ear threads into woof. और जैसे जैसे वो मेमोरीज उनको आती है दिमाग में, वो इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, फैंटेसीज में चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी मेमोरीज, जो ऐसा समझ लो इतनी लाइट मेमोरीज का कोई वेट थोड़ी ना है, वो तुम्हारे दिमाग में आ भी रही है तो ऐसा कुछ हैवी बर्डन तो लेके नहीं आ रही है, भार तो नहीं है उनका कुछ, तो एकदम लाइट वेट एयर थ्रेड्स के जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो वूफ्स बना रही हो. नाउ व्हाट इज अ वूफ, देखो आपको वूफ की भी मैं इमेज दिखाती हूँ. दिस इज अ वूफ, इसको वूफ बोला जाता है, राइट, इसको वूफ बोलते हैं. आप ऐसा समझो कि जहां पर थ्रेड्स का यूज करके ऐसा फैब्रिक क्रिएट होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर पोएट ने एक ब्यूटीफुल इमेजरी हमारे सामने प्रेजेंट की है. उन्होंने बोला है जो मेमोरीज होती है ना, वो भी मेरे माइंड में इसी तरह से वीव हो रही है ना, बुन रही है, एक के बाद एक बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट होती जा रही है. और 1000 ड्रीमी फैंसीज, जिस तरह से उन्होंने ये लाइन में प्रेजेंट किया है, आप देखोगे, एंड 1000 रिकलेक्शंस, सॉरी, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कि बहुत सारे रिकलेक्शंस, बहुत सारी मेमोरीज इस तरह से वूफ बन जाती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं पैटर साउंड सुनता हूँ बारिश की जो कि हमारे रूफ पर
पड़ रही हैं। सो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हिटिंग द रूफ रेजोनेट्स, एको बोला है ना वहां पर, तो वो यही है कि जितनी बार वो साउंड सुन रहे हैं उतनी बार डीपली विद इन उनके दिमाग में ढेर सारी ड्रीमी थॉट्स आ रही हैं, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, और हर एक रेन ड्रॉप ऐसा लग रहा है कि नए नए इमेजिनेटिव जर्नी पर उन्हें लेकर जा रही है। हो सकता है सडनली आपको स्कूल की छुट्टी की याद आ रही हो, फिर आपको याद आ रहा हो कि अरे यार जैसे बारिश होती थी तो सुबह सुबह स्कूल से मैसेज आता था कि कैंसिल हो गया है ना। अभी तो आप क्लास 9th में हो, अगर आप 2 साल पहले की भी बात याद करोगे तो आपको कितना खुशी फील होगी कि वाओ, मतलब इस तरह से जब हम जाते थे बारिश होती थी तो कैंसिल होता था स्कूल एंड एवरीथिंग। सो ऐसे एक के बाद एक देयर इज दिस इमेजिनेटिव जर्नी फिलिंग द माइंड विद वेरियस मेमोरीज, जो उनके माइंड को भर रही है ढेर सारी मेमोरीज से। मेमोरीज एंड रिकलेक्शंस फ्लड द माइंड ब्लेंडिंग टुगेदर लाइक द कलरफुल थ्रेड्स ऑफ अ फैब्रिक। वूफ की जो बात की है वो यही है, ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारी मेमोरीज एकदम एक कलरफुल थ्रेड से उनके लिए एक फैब्रिक क्रिएट कर रही हो। ओके, द साउंड ऑफ रेन सर्व्स एज अ बैकड्रॉप टू दिस वीविंग ऑफ मेमोरीज। और ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? ये पॉसिबल है साउंड की वजह से। कौन से साउंड की वजह से? रेन ड्रॉप की साउंड की वजह से, इनहांसिंग द नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव मूड ऑफ द पोएट। और अब यहाँ से उनके मन में ढेर सारे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, उनको नॉस्टैल्जिया फील करवा रहे हैं, वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। एज इन देयर इज दिस गश ऑफ इमोशंस, जहाँ पर उनको हैप्पी मेमोरीज भी आ सकती है, उनको सैड मेमोरीज भी आ सकती हैं, तो पूरा का पूरा वो इमोशनल हो रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करें, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उनकी मेमोरी में आ कौन रहा है? बहुत देर से हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं किसे याद कर रहे हैं वो इतनी देर से, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर पता चल गया कि पोएट ही इज अ नाइस पर्सन, वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। और वो एक ऐसे मोमेंट को याद कर रहे हैं जैसा वो पास्ट में किया करती थी। अगॉन का मतलब यहाँ पर पास्ट है। डेफिनेटली यहाँ से हमें क्लियरली आइडिया लग गया है कि उनकी मदर अब उनके साथ नहीं है, प्रॉबेबली शी इज डेड, और वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ये उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब उनकी मदर डार्लिंग ड्रीमर्स को देखने आया करती थी ना। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको बोला गया है? डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन, राइट। पोएट को और उनके भाई बहनों को रेफर किया गया है डार्लिंग ड्रीमर्स बोलकर, राइट। डार्लिंग आउट ऑफ लव, जैसे मदर के लिए तो वो बेबीज ही हैं चाहे कितने बड़े हो जाए, और ये तो पास्ट की बात एनीवे याद कर रहे हैं, तो तब तो मदर के लिए वो बच्चे उनके डार्लिंग ही हुए, राइट। इसीलिए डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड हैज बीन यूज्ड। और वो जब सोते थे पोएट अपने भाई बहनों के साथ, तो मदर उनको देखने आती थी टू कीप अ चेक ऑन देम एंड शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एज एन अर्ली मॉर्निंग तक वो उनको सोने दिया करती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और यहाँ पे पोएट जो है अपनी मदर के उस लविंग लुक को याद कर रहे हैं। फॉन्ड का मतलब होता है लविंग, ठीक है। As I list to this refrain, now list word जो यहाँ पर यूज हुआ है, it means listen, कि जितनी बार मैं इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ ना, व्हाट इज रिफ्रेन? यहाँ पर इस पोएम में रिफ्रेन वर्ड का मतलब एक्चुअली रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स को बोला गया है, ठीक है। तो जितनी बार पोएट ये रेन ड्रॉप की आवाज को सुन रहे हैं उतनी बार उनको अपनी मदर का वो फॉन्ड लुक, वो लविंग लुक याद आ रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, राइट। और बार बार उन्होंने ये लाइन देखो टुवर्ड्स द एंड वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये वही साउंड है जो उनके छत पर पड़ रही है, शिंगल्स पर पड़ रही है, और इस पर्टिकुलर पैटर साउंड से ही वो ये सब कुछ याद कर पा रहे हैं। नाउ द पोएट्स इमेजिनेशन ट्रांसपोर्ट्स देम बैक इन टाइम, यही हमने देखा, पास्ट के टाइम को वो याद कर रहे हैं। क्या रिकॉल कर रहे हैं? रिकॉल वर्ड आप यूज कर सकते हो, रिमेंबर वर्ड आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। सो ही इज रिमेंबरिंग द मोमेंट व्हेन देयर मदर यूज्ड टू कम टू चेक ऑन देम एज दे ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। जब वो सोने चले जाते थे तब उनकी मदर जब उनको चेक करने आती थी तो अपनी मदर का वो फॉन्ड लुक पोएट याद कर रहे हैं। एंड दिस नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है अपनी मदर को याद करके कौन इमोशनल नहीं होगा। तो पोएट का यही नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन जो है उनके मन में सेंस ऑफ वार्मथ एंड सिक्योरिटी लेकर आता है। उनको फिर से वो लव, वो केयर, वो वार्मथ फील हो रहा है जो पास्ट में जब वो छोटे थे उनकी मदर के थ्रू उन्हें फील होता था। एडिंग टू द कंफर्टिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द रेनी नाइट, तो जिस कोजी एटमॉस्फेयर में वो रेस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें उनके वार्मथ को और ऐड ऑन कर दिया इस प्यारी सी मेमोरी ने। सो ही इज थैंकफुल टू द नेचर, ही शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड कि भाई नेचर एक्टेड एज अ हीलिंग पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। उनके लिए तो रेन जो एक तरह से हीलिंग पावर ही बनकर आई कि उन्होंने उसकी मदर को याद दिलाया, है ना। रेन की वजह से पोएट को उनकी मदर की याद आई एंड उनके वार्मथ एंड कंफर्ट को +1 कर दिया, ऐड ऑन कर दिया।
सो ये थी हमारी पूरी की पूरी प्यारी सी पोएम। नाउ अब हम लोग आएंगे फटाफट से इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस पर। तो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको इसमें मिल जाएंगे। हम सबसे प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला आपको मिलेगा ऑलिटरेशन। ना ऑलिटरेशन होता क्या है, बार बार आप लोगों को बताया है। बिल्लो बग्गे बिल्लिया वाला सॉन्ग आपने सुना ही होगा, उसमें सबसे शुरू में देखो ब साउंड इज रिपीटेड। सो यहां से आपको याद करना है व्हेन देयर इज दिस रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, तो वो आपका ऑलिटरेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन तो होना चाहिए, बट वर्ड्स की बिगिनिंग में। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, देखो जैसे ह्यूमिड क्लाउड हावर्स, तो ह साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये ऑलिटरेशन हो गया। स्टारी स्फीयर, स साउंड रिपीट हो रहा है, ऑलिटरेशन हो गया। प्रेस द पिलो, प साउंड रिपीट हो रहा है, ऑलिटरेशन हो गया। लाई लिसनिंग, बिजी बीइंग, ब साउंड रिपीट हो रहा है। रेन ऑन द रूफ, र साउंड रिपीट हो रहा है, अगेन कॉन्सोनेंट, है ना। जो भी वॉवल्स नहीं है, ए ई आई ओ यू साउंड के अलावा आपको जो भी साउंड्स नजर आ रही है, सुनाई दे रही हैं, वो सब कॉन्सोनेंट में आते हैं। मेमोरी कम्स माय मदर, सो म कॉन्सोनेंट साउंड, ऑलिटरेशन। डार्लिंग ड्रीमर्स, ऑलिटरेशन, व्हाई, बिकॉज ड साउंड इज रिपीटेड, ओके, और वो भी कहाँ पर, वर्ड्स की बिगिनिंग में। तो ये आपके पोएटिक डिवाइसेस हो गए, उसमें सबसे पहला हमने ऑलिटरेशन किया। अगला देखो क्या है, ओनोमेटोपिया। लगता तो है सुनने में बॉम्ब जैसा वर्ड, बट इट्स नॉट अ बॉम्ब फॉर श्योर। ओनोमेटोपिया क्या होता है, ये बेसिकली जब हम कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको वर्ड्स में लिख देते हैं। वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द साउंड इट रिप्रेजेंट्स यूज्ड फॉर लिटरेरी इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, लिटरेरी इफेक्ट देने के लिए ओनोमेटोपिया का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो पैटर साउंड, तो जब भी हम रेन की आवाज सुनते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि पट पट पैटर साउंड आ रही है, लगता है ना। उसी साउंड को हमने वर्ड्स में प्रेजेंट कर दिया, पैटर इज द वर्ड, सो दिस इज द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, तो ये ओनोमेटोपिया हो गया। टिंकल वर्ड, अगेन जब शिंगल्स पर, वो रेक्टेंगुलर टाइल्स पर पानी की बूंदें पड़ रही हैं तो ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे टिंक टिंकल साउंड हो रही है, राइट, तो उसको हमने एज इट इज वर्ड में लिख दिया। तो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स इन द शिंगल्स और द टाइल्स ऑफ द रूफ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओनोमेटोपिया। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट पर। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात यहाँ पर हो रही है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पोएटिक डिवाइस है। होता क्या है इसमें, कहीं पर निगाहें कहीं पे इशारे, ऐसा समझ लो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप सोच रहे होगे कि मैम को क्या हो गया, ये मैम गाने, कभी कोई लाइंस बोल रही है मूवीज की, लेकिन देखो ऐसे ही आपको याद भी रहेगा। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट के लिए आपको ये याद रखना है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, मतलब क्या है कि एपिथेट वर्ड देखो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहती हूँ गुड गर्ल, राइट, तो गर्ल देखो एक नाउन है और मैंने इसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया, तो मैं ऑब्वियसली उसी लड़की की बात कर रही हूँ, शी इज अ गुड गर्ल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो लगे किसी और के साथ होते हैं बट इंडिकेट वो किसी और को कर रहे हैं, रेफर वो किसी और को कर रहे हैं। इसके लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम लोग बोलते हैं शी पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी, कि भाई उसने मुझे ऐसे गुस्से वाली उंगली दिखाई, तो मेरी उंगली थोड़ी ना गुस्सा है, या उसकी उंगली थोड़ी ना गुस्से में है ना, वो लड़की गुस्से में है। समझ में आई बात, उंगलियां कैसे गुस्सा होती है भाई। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट, कि जब आपने एंग्री फिंगर बोला तो फिंगर इज नॉट एंग्री, रादर द पर्सन इज एंग्री। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव एंग्री है ना, वो ट्रांसफर हुआ है, जो एपिथेट है एंग्री वो ट्रांसफर हुआ है, किसी और की क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं, वेयर एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन बट इट एक्चुअली रेफर्स टू अनदर नाउन, एक्चुअली में वो किसी और को रेफर कर रहा है। एग्जाम्पल देखो पोएम में कहाँ पर आपको ये मिलेगा, पोएम में ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे से देखो शुरू में ही मिल जाएगा, मेलंकली डार्कनेस, ठीक है। मेलंकली वर्ड से मैंने आपको बताया था रेफर्स टू सैडनेस, राइट। सो यहाँ पर डार्कनेस, अब एक बात बताओ यार, अंधेरा कैसे सैड हो सकता है, तुम सैड हो, मैं सैड हो सकती हूँ, कोई और इंसान सैड हो सकता है, एनिमल सैड हो सकता है, डार्कनेस कैसे सैड होती है, नहीं पॉसिबल ना। तो मेलंकली वर्ड जो यूज हुआ है ये डार्कनेस के लिए भले यूज हुआ है बट एक्चुअली में ये रेफर कर रहा है पोएट की फीलिंग को, है ना। सो हियर द डार्कनेस इज नॉट सैड बट द पीपल आर, एक्चुअली में द पोएट इज सैड, राइट। कि कई बार ऐसा होता है कि डार्कनेस जो है वो सैडनेस वाली फीलिंग को इवोक करती है, तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं, वो डार्कनेस को सैड नहीं बोल रहे हैं। क्लियर। अगला देखो ड्रीमी फैंसीज, नाउ हियर द पर्सन इज ड्रीमी एंड नॉट द फैंसीज, ओके। यहाँ पे ड्रीमी किसे बोला है,
ड्रीमी पोएट को ही बोला है, इनफैक्ट आई मीन पोएट ने खुद को बोला हुआ कि ही इज ड्रीमी, यहाँ पे फैंसीज को ड्रीमी नहीं बोला गया है। सो ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है। अगला देखो पोएटिक डिवाइस है हमारा हाइपरबली। ये तो बहुत ही प्यारा सा पोएटिक डिवाइस है। हाइपरबली में क्या होता है, बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, आप चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। एग्जाम्पल देखो, 1000 रिकलेक्शंस, 1000 मेमोरीज। तो ऐसा कैसे, मतलब एक रेन ड्रॉप की साउंड से हजारों मेमोरीज आ रही हैं। चलो एक आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 1000 रिकलेक्शंस, थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया है ना। जैसे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कई बार डांटने के लिए कि तुमको 1000 बार समझाया है, हो सकता है उन्होंने नहीं समझाया होगा 1000 बार, 2 बार समझाया होगा, 50 बार समझाया होगा। चलो अगर मैं बात करूँ तुम्हारे जैसे बच्चों की, तो उस केस में किडिंग, हाँ जरा मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं, दिल पर नहीं लेने का। उस केस में बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोल दिया जाता है। यहाँ पर 1000 रिकलेक्शंस बिल्कुल हाइपरबली हमें क्लियरली एक्सप्लेन करता है। 1000 ड्रीमी फैंसीज की, बहुत सारी इमेजिनेशन फैंटेसीज की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। 1000 वर्ड जो है वो उसको कहीं ना कहीं एग्जैजरेट कर रहा है। डेफिनेटली वो दिखाने के लिए बोला गया है कि गुड अमाउंट है ना, इन लार्ज नंबर फॉर श्योर, बट 1000 एग्जैक्ट तो ये पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन। नाउ द वर्ड पर्सोनिफिकेशन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि वो खुद क्या है। पर्सन वर्ड इसमें छुपा है। तो पर्सोनिफिकेशन हम तब बोलते हैं जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बोलना उतना ठीक नहीं रहेगा, बट अभी आप क्लास 9th में हो तो आप इसी तरह से अच्छे से समझ सकते हो। वैसे इसका ट्रू डेफिनेशन कैसे जाएगा, देखो, जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, ये बोलना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। लेकिन अभी आप छोटे हो, क्लास 9th में हो, तो बहुत इन डेप्थ भी आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। लेकिन जो बेस्ट आपका एक्सप्लेनेशन रहता है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बोलेंगे, नॉन ह्यूमन एंटिटीज बोलकर आप उसको समझ सकते हैं। जब हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज एन ह्यूमन एक्शंस या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जो ह्यूमंस करते हैं वो नॉन ह्यूमंस को दे दें, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डार्कनेस को सैड बोला, अरे सैड तो इंसान होता है ना, तो मेलंकली जो डार्कनेस बोला है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन दिखाया है। वीपिंग लाइक अ सैड पर्सन, कहीं पर देखो वीप्स भी बोला था, क्राइज भी बोला था, तो इंसान का एट्रीब्यूट है ये, और ये हमने क्लाउड को बोल दिया। सो डोंट यू थिंक कि ये सब पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है। रिकलेक्शंस आर वीविंग एयर थ्रेड्स लाइक अ वीवर, है ना, ये भी हमने देखा था कि वूफ बन रहे हैं मेमोरीज के। तो यार वीविंग का काम जो है वो तो एक इंसान ही करता है, एक वीवर ही करता है, तो ये भी हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। देन वी हैव इमेजरी। इमेजरी तो पूरी पोएम में भर भर के है। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, ये पोएट्री, नॉवेल्स और बाकी राइटअप्स में भी यूज होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक विविड डिस्क्रिप्शन देता है। एज एन, जब वर्ड्स के थ्रू आपके दिमाग में एक विजुअल इमेजिनेशन चल रही हो, कि अभी देखो जब हमने पोइट्री की तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पोएट की एक इमेज बन गई थी कि वो मस्त चिल कर रहे हैं अपने चेम्बर में, एंड यू नो इट्स रेनिंग, तो वो साउंड भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सुनाई देने लगी थी अचानक से, एंड हम लोगों के आगे पूरा का पूरा एक मूवी सा चल रहा था, एक इमेज हमारे सामने जनरेट हुई थी। सो इसी को हम लोग इमेजरी बोलते हैं, क्योंकि पोएट्स एंड राइटर्स जो है अपने वर्ड्स के थ्रू कोशिश करते हैं अपने रीडर्स के माइंड में टू क्रिएट एन इमेज और एनी आइडिया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ह्यूमिड शैडोज, ये बोलकर एकदम क्लाउड हमने सोचा, स्टारी स्फेयर्स, पूरा स्टार से भरा हुआ हमने एक स्काई इमेजिन किया। एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो ये वूफ की वो तो मैंने आपको इमेज दिखा दी थी, लेकिन वो इसलिए ताकि आपको वूफ का मतलब पता चल सके, बट अगर आपको बिल्कुल अच्छे से मीनिंग पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली इमेजिन करने लगोगे कि कुछ तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक फैब्रिक क्रिएट कर रहे हैं। टिंकल ऑन द शिंगल्स, तो शिंगल्स का एकदम टिंकल, वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज ऑल इमेजरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस आप बोल सकते हो, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर आ जाता है कि does the poem Rain on the Roof suggest that the sound of rain has a therapeutic effect on the poet? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है कि क्या ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये सजेस्ट करती है कि साउंड की जो रेन है वो एक
हीलिंग इफेक्ट लेकर आती है पोएट के माइंड में। अगर आपको ये वर्ड नहीं लिखना आ रहा है तो आप इसकी जगह पर हीलिंग इफेक्ट लिख सकते हो। देखो आंसर में भी आई हैव मेंशन्ड इट ऑलरेडी। सो आप इसका आंसर कैसे करोगे कि डेफिनेटली यस, द पोएम इम्प्लाइज दैट या द पोएम सजेस्ट्स दैट द पोएम रेफर्स टू द साउंड ऑफ रेन एज अ हीलिंग और थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन द पोएट। हमें पता है ये हो ही रहा है ना। बाय इन्वोकिंग फॉन्ड मेमोरीज, लविंग मेमोरीज, ये सारी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज इन्वोक करके, इवोक करके, डेवलप करके, ओरिजिनेट करके आप कुछ भी इजी सा वर्ड यूज कर सकते हो। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत ही प्यारा सा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाला इमेज या सेंस या इमोशन क्रिएट हो रहा है। पोएट जो है बहुत ही काम फील कर रहे हैं, शांत फील कर रहे हैं। द रेन सीम्स टू सूद द पोएट्स माइंड। सूद का मतलब भी यही होता है, इसको प्रोनाउंस हम लोग सूद कर रहे हैं, सूदे सूदी कोई नहीं बोलेगा, टू काम, ठीक है, कंफर्ट दे रहे हैं एक पोएट को, राइट। द पोएम सजेस्ट्स दैट नेचर, इन दिस केस द रेन। तो यहाँ से क्लियर आइडिया मिल जाता है कि नेचर एज अ होल, ऑल्दो इस पोएम में सिर्फ रेन की बात हो रही है लेकिन रेन तो नेचर का ही एलिमेंट है ना, तो मोटा मोटा पूरे नेचर को ही बोला जा रहा है कि ये नेचर ही है जो एक रेस्टोरेटिव एंड कंफर्टिंग एक्सपीरियंस हमें दे सकते हैं। लोग वरना क्यों जाते हैं इधर उधर घूमने, ट्रिप्स पे जाते हैं। आप लोग अपने समर वेकेशन में, आई एम श्योर, कहीं ना कहीं बाहर गए होगे, या अगर घर पे हो गए तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत, आपके देखो पेरेंट्स नहीं तो नानी के घर, आपके दादा दादी के घर, इस तरह से आपको ले जाया जाता है। तो वो क्यों ले जाया जाता है, बिकॉज आप अगर आप रूरल एरियाज में जाते हो या आप नेचर में कहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, आप एक रिफ्रेशिंग सेगमेंट अपने अंदर डेवलप करते हो, राइट। तो यही बिल्कुल इस पोएट का इस पोएम का मेन आइडिया है, मेन कंसर्न है कि किस तरह से नेचर एक्ट्स एज अ हीलिंग पावर। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से भी आ सकता है, नेचर एक्ट्स एज a healing power explain with reference to the poem। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको उस केस में देखो, आप ऑब्वियसली वहां पर यस नहीं लिखोगे, आप कंटिन्यू बाकी कर सकते हो एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज ईच साउंड ऑफ शिंगल क्रिएट। शिंगल पर यानी कि उस रेक्टेंगुलर टाइल पर जो भी साउंड प्रोड्यूस हो, जो भी रेन ड्रॉप पड़ रही है उसके साउंड से क्या हो रहा है अल्टीमेटली। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है जैसे पीछे था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में आप इसे लिखेंगे। सो हर एक रेन ड्रॉप है ना, ईच रेन ड्रॉप दैट हिट्स द रूफ, जितनी भी रेन ड्रॉप है वो जब रूफ को हिट कर रही है या शिंगल पर पड़ रही है, इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट साउंड, यानी कि टिंकल साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है ना, विच रेजोनेट्स विद द पोएट्स हार्ट, जो कि पोएट के हार्ट से, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना, इट्स टिंकल है ना, कहीं इसको आप समझो कि मैम ने पता नहीं क्या लिख दिया है, ये टिंकल है। अब ये जो साउंड आ रही है ना, ये पोएट के हार्ट में कुछ ना कुछ फीलिंग्स को रेजोनेट करवा रहा है, रिफ्लेक्ट करा रहा है। पोएट कनेक्टेड फील कर रहे हैं रेन से। दिस रिदमिक साउंड, और रिफ्रेन जो यूज हुआ है वर्ड याद रखना, रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन को बोला है, राइट। सो ये जो रिदमिक साउंड है ना, ये बहुत सारे थॉट्स और मेमोरीज का एक फ्लड लेकर आ रही है, पोएट को ट्रिगर कर रही है। एंड हिज माइंड बिकम्स एक्टिव विद काउंटलेस ड्रीम्स, और उनका माइंड जो है एकदम एक्टिव हो गया है बहुत सारी ड्रीम्स, रिकलेक्शंस, मेमोरीज के साथ, जितनी बार भी वो रेन को एकदम अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही सिंपल सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, व्हाई डज द पोएट कॉल डार्कनेस मेलांकली। पोएट ने डार्कनेस को मेलांकली क्यों बोला, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, आपको पता है। पहला यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और पोएट ने डार्कनेस को क्यों बोला है कि वह सैड है भाई। सो द पोएट कॉल्स डार्कनेस मेलांकली बिकॉज इट क्रिएट्स अ मूड ऑफ सैडनेस एंड डिस्पेयर। कोई भी चीज को मेलांकली क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे मन में इमोशंस कैसे क्रिएट कर रही है, एकदम सैडनेस वाले, डिस्पेयर वाले। डिस्पेयर जो है वो सैडनेस का ही सिनोनिम होता है, मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। ऑब्वियस क्वेश्चन कि भाई इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो, पोएट को क्या करना पसंद है व्हेन इट रेन्स। तो हमें पोएम से क्या समझ में आया है कि ही लव्स टू रेस्ट, और ही लव्स टू लाई इन बेड, उनको आराम से बेड पर लेटे रहना पसंद है, बारिश की आवाज़ सुनना पसंद है जब बारिश होती है। तो ये हमें पोएम से समझ में आया। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि हमें हेडफोन्स लगाकर गाने सुनना पसंद है, हमें पिक्चर्स क्लिक करना पसंद है, ये सब नहीं लिखना है। पोएट को क्या पसंद है ये आपसे पूछा है। एंड दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्या क्वेश्चन है देखो,
Find the word in the extract that refers to repeated sound of the rain. अब extract तो नहीं बोलूंगी, आप ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रही हूँ पोएम। आपको इस पूरी पोएम से वो वर्ड ढूंढ के निकालना है जिसका मीनिंग क्या है, रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि अगर आपने पूरी पोएम को अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर आता होगा और आप कमेंट्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। आई एम गोइंग टू चेक इट फॉर श्योर। सही आंसर तो फिर पता ही चल जाएगा, है ना। रिप्लाई जब मैं करूँगी सही आंसर पे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। सो ये हमारी पोएम रेन ऑन द रूफ का हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ले लिया है। I will see you in the next class. Thank you so much. In case you have any doubts related to any phrase or any poetic device or any other question, let me know in the comment section. I will definitely reply. And आप लोग सारे वन शॉट्स अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट्स आपका रहता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी पोएम से रिलेटेड, तो we are going to look at it definitely. And thank you so much. I will see you in the next class. Bye.